अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तेरे नाम पे मर जाऊं के खुमार से निकल चुके होंगे। तो मैंने भी मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाया और लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की पहली एपिसोड। टनटना। तो धमाकेदार होने वाला है नावल। पारस जो है वो 1-2 हफ्ते तक मैं ट्राई करती हूँ उसको दोबारा से लिखने का, क्योंकि मुझे पीछे से सारा पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसे छोड़ा है तो मुझे भूल गया सब कुछ, तो मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, ठीक है? वो मैं साथ-साथ करती जाऊँगी। लेकिन आतिशम जो है वो बिना उसके ब्रेक के स्टार्ट हो चुका है आज। पहली किस्त लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत 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 धमाकेदार और एक तरह इंट्रो एपिसोड भी हो सकती है। थोड़ा बहुत आपको कहानी के बारे में पता चल जाएगा और ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है स्टोरी में, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर आप लोग तैयार हैं? लेकर चलूँ मैं आपको? तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ आतिशम की पहली एपिसोड की तरफ। आतिशम का मतलब है मैं आग हूँ, जो मतलब पूछ रहे थे मैं उनको बता दूँ। उसके बाद लेकर चलती हूँ कहानी में सिर्फ 2 कपल हैं, मेन 2 कपल हैं। बाद में जो बनेंगे वो उनका मैं नहीं कह रही, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कितने कपल्स मैं बना दूँगी, ठीक है? तो मेन जो हैं वो 2 ही कपल्स हैं, तो अब उनसे भी आपको मिलवाऊँगी, ठीक है? तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ पहली एपिसोड की तरफ। नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी पहली किस्त सुनने के लिए और पढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो जल्दी से चलते हैं। मुद्दर फिजा की मौजूदगी में तेज चलती हवाएं इन दोनों हयोलों के बाल और कपड़े फड़फड़ा रही थी। ये एक खुला मैदानी इलाका था जहाँ एक तरफ ढलवान ज़दा जगह थी तो दूसरी तरफ चंद यकजा और जुड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। ताहद्दे निगाह सब्जा था। वो 2 लगभग 19-20 साल के लड़के थे। हियोले इस कदर मध्यम थे कि उनके चेहरे दिखाई देना दीवाने का ख्वाब मालूम हो रहे थे। तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से, तूने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है मरदूद। एक लड़के का हियोला पूरी शिद्दत से लपक कर दूसरे लड़के की तरफ हाँक लगाए दौड़ा था, जैसे चीर फाड़ देगा। एक ने दूसरे का गिरेबान पूरी कुव्वत से दबोचा और दोनों इस वक्त एक पहाड़ पर खड़े थे जिसके नीचे खुरदरे पत्थर और चट्टानें थी। कोई तीसरा साया भी था जो बहुत दूर था, लेकिन इन 2 लड़कों की तरफ दौड़ता हुआ बढ़ रहा था। वो 2 साए एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हुए तो तीसरा साया चीखा था। वो आवाज निस्वानी थी। वो लगभग 14-15 साल की लड़की थी और जब एक लड़के का ध्यान इस लड़की की तरफ गया तो दूसरे ने पहले वाले को पहाड़ से नीचे धक्का देना चाहा, मगर वो बर वक्त संभला और जिसने पहले धक्का दिया उसका खुद ही पहाड़ से पैर फिसल गया। एक जोरदार मर्दाना चीख उबर कर हर तरफ कब्रिस्तान सी खामोशी फैला गई थी। इन दोनों हयोलों में से एक लड़का खतरनाक पहाड़ से नीचे गिरा था। बुलंदी ऐसी कि उसके चीथड़े हो जाने तय थे। हर तरफ चीखों पुकार और दिल दहलाती अफरा तफरी ने मातम ज़दा हूक फैलाई थी। ख्वाब का ये तसलसल टूटा तो दिल चीरती धार ने इस अंधेरे कमरे की हर दीवार लरजा दी थी। बासिल माहिल का पूरा वजूद अर्क-आलूद था। वो गहरे सांस लेता अपने आप को इस भयानक ख्वाब से निकालने के जतन करने लगा। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। जिस्म के हर मसाम से नमी बह रही थी और हथेलियों को तर महसूस किए वो भारी सांस खींच रहा था। वो भयानक शाम थी, जिस शाम इन पर वो कयामत उतरी थी जब वो 20 साल का था। और आज 15 साल गुजरने के बाद इस वक्त वो अपनी जिंदगी के इस मकाम पर था जब उसे साए भी डराते और इस शाम से जुड़ा ख्वाब मारने लगता था। वही ख्वाब जिसकी हकीकत उसके अपनों ने उसके दिमाग से निकाल दी, पर इस हादसे के असरात बासिल माहिल को तबाही के दहाने ले आए थे। वो नवाब माहिल अंजम का बड़ा 35 साला कामयाब और लायक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर बेटा था, जिसका काम क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करना था। और वो एक नोमर ऑफिसर था जिसने अपने काम से पिछले 3 सालों में कभी गद्दारी नहीं की थी। इवन बासिल माहिल इस्लामाबाद पुलिस का मुखबर भी था। उसके पास मुजरिमों से पूछ कुछ करने की, मुजरमाना खिलाफ वर्जियों की तफ्तीश, उनका अपनी टीम के हमरा जायजा लेने और इन पर मुकदमा चलाने का इख्तियार था।
اس کی بنیادی ڈیوٹی قوانین کی پیروی کو یقینی بنانا اور فوجداری مقدمات میں ریاست کی نمائندگی کرنا تھا، جبکہ وہ عرضی یا دیگر قانونی دستاویزات جاری کرنے کا بھی اختیار رکھتا تھا۔ اور نواب ماہیل انجم کو اپنے بڑے بیٹے پر طبی فخر تھا کہ وہ ان کی دوست رحمان سیال کی طرح ایماندار آفیسر بن کر فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ان کا مان ان کی اور ان کی بیوی کی پہلی جان سے پیاری اولاد، لیکن اس پیاری اولاد کی قسمت بڑی بدہوا نکلی اور کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اس وقت وہ فجر کی دور دور تک سنائی دیتی اذانوں کے بلند ہونے کے بعد چھا جاتی متبرک خاموشی کے بیچ اپنے بستر پر مضطرب سا ویسے ہی بھاری سانس لیتے پڑا تھا۔ فجر پڑھ کر کچھ زندگی واپس محسوس ہو رہی تھی، پر جسم سے جان پھر سے غائب کہ اسی بستر میں آ کر لیٹا۔ اس کو کچھ دیر پہلے بھیانک خواب نے جگا دیا تھا، پر خماری باقی تھی۔ عذابوں پر ناقابل برداشت تھکن تھی۔ اس کے اپنے اسے اس کی حقیقت سے دور رکھتے، پر یہ خواب اور اس کی زندگی کا اکلوتا سکھ یعنی اجر سیال اسے موت کی طرف بدستور دھکیل رہے تھے۔ ستم۔ وہ دن بدن مر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہوتی ہوئی اس موت کی کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ایک مضبوط جسامت کا مالک، ایک پرکشش اور بے انتہا خوبصورت مرد تھا، بھرپور جوانی کا جوبن جب وہ کسی کے بھی دل کی دھڑکن بن سکتا تھا، کامیاب اور نو عمر گورنمنٹ انویسٹیگیشن آفیسر جس نے انصاف کا بول بالا کرے کورٹ تک اپنے بل بوتے پر پہنچ پائی تھی۔ اس کی وجاہت ماہیل خاندان کے مردوں پر بھاری تھی۔ وہ مہربان صفت تھا، پر اس کی قسمت مہربان نہ تھی۔ باسل نے گردن لیٹے لیٹے دائیں جانب پھیری، جہاں سائیڈ ٹیبل کی سطح پر رکھے فوٹو فریم میں وہ دنیا جہاں کی خوبصورت لڑکی اس کے بیزار چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ کھینچ لائی۔ ایک دوسرا فوٹو فریم اس کی پوری فیملی کا تھا، جبکہ ایک وہ جس میں اس شخص کی اکلوتی محبت درج تھی۔ اجر سیال، ماہیل خاندان کے سب سے دلارے دوست سیال خاندان کے رحمان سیال کی لاڈلی بیٹی، CSS کی تیاری کر رہی تھی، کچھ بڑے ارادوں کی مالک، اپنے بابا کی طرح ASP بننے کی خواہش رکھتی تھی، اور اگر وہ یہ امتحان پاس کر لیتی تو رحمان سیال نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد پولیس بنوائیں گے۔ باسل نے اس تصویر سے نظریں ہٹاتے اپنا مضبوط اور وینی ہاتھ جس کی پشت پر کچھ مدھم نشان تھے سائیڈ ٹیبل کی جانب سرکاتے اپنا فون اٹھا کر اسکرین پر ابھر کر دکھائی دیتا وقت دیکھا۔ لگ بھگ 5 ہو رہے تھے۔ فروری ختم ہوا تو سردیاں تقریباً شدت سمیٹے رخصت ہو چکی تھیں، اور اب موسم بہار اپنے جوبن پر جانے والا تھا۔ فجر کی اذان جلدی ہونے لگی تھی، لیکن بہرحال ابھی پہاڑوں سے جڑے اس گھر کے آس پاس بادلوں سے ڈھکی رات ہی پھیلی تھی۔ وہ فون پر کسی نمبر کو ڈائل کرتا ہوا اپنے بکھرے بے ترتیب حلیے سمیت اٹھ بیٹھا۔ سر پھول آ چکے ہیں، کسی نے مؤدب ہوتے ہی اس پار سے اطلاع دی، جو باسل کی بیزاریت میں مزید کمی لے آیا۔ وہ سر ہلائے اٹھا اور ننگے پیر ہی کمرے سے جڑی بالکنی میں آ کھڑا ہوا، جہاں وسیع و عریض ماہیل پیلس کے پورچ میں اس کی MGHS کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہی بلیک وائٹ یونیفارم میں ملبوس باسل کا آدمی، جس کے ہاتھ میں بہت ہی بڑا اور خوبصورت سرخ پھولوں کا بکے تھا۔ میں آتا ہوں۔ باسل نے اشارتاً اپنے اوپر کی جانب دیکھتے آدمی کو دیکھا اور کہہ کر فون بند کیے وہ واپس اپنے ویران صحیح پر لگژری کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ اس کے بیڈ سائڈ حدود سے نکلتے ہی خود بخود روشن ہوا، مگر وہ تاریکی کا جہاں کمرے میں روشنی کرتے ہی باہر نکل گیا۔ اس نے پیروں میں باہر نکل کر سلیپر پہنے، اپنے بے ترتیب بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا ملحقہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ پورا ماہیل پیلس اس وقت گہری نیند میں تھا، سوائے ایمل ماہیل کے کمرے کی حدود کے، کیونکہ وہ نماز روزے کی پابند خاتون تھی۔ ایمن ماہیل کے کمرے کے وہ نہ صرف اس کی اور باسل سے 1 سال چھوٹے اورحان ماہیل اور 21 سال کی ہیرا ماہیل کی ماں تھی، بلکہ اب وہ اورحان کے 2 سال کے بیٹے مصطفیٰ اورحان کی بھی دادی سے زیادہ ماں تھی۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھو بیٹھا تھا۔ نواب ماہیل انجم اور ان کی زوجہ ایمن کو اللہ نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔
बड़ा 35 साला बासिल माहिल, इससे एक छोटा और रहान माहिल, और दोनों से बहुत छोटी और लाडली 21 साल की हिरा माहिल, जो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, जबकि ओरहान एक डेंटिस्ट के साथ साथ अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करता था। वो उनके कमरे का खुला दरवाज़ा देखते नरम मगर खूबसूरत मुस्कुराया, क्योंकि उसके पास दुनिया जहाँ की खूबसूरत मामा थी, और इस आलीशान और बहुत डस्टी रंगों से बने पैलेस से निकलता चला गया। बाहर निकलते ही एक सर्द ठंडी हवा ने बासिल को अपनी बाहों में भरा था। यूं लगा ठंड वापस लौट आई है। वो पुरस्कार मुस्कुराया और पुरहतमाद चाल चलता हुआ पोर्च की तरफ बढ़ा, पर उसकी नजरें अपने पैलेस के पिछले लॉन से दिखाई देती सयाल हवेली के इस हिस्से पर जा जमी जहां उसका सुकून अजर सयाल रहती थी। और सितम के ये दोनों घर बिल्कुल एक दूसरे से बगलगीर होते थे। दोनों की एक दीवार ऐसी थी कि पता ना चलता कि ये माहिल पैलेस की है या सयाल हवेली की। जिस तरह इन घरों के मालिकान के दिल यकजान थे, दोनों दोस्तों ने घर भी ऐसा ही बनाया था। सर, आज बहुत ताज़ा फूल मिले हैं, अभी अभी शॉप खुली थी। बासिल की नजरें अजर के कमरे की खिड़की पर जमी थी जब उसके आदमी ने उसे मुखातिब किया। वो जवाबन सिताइशी सा मुस्कुराया और उसके हाथ से वो बुके लिया और इन्हें अपने नजदीक करते ताज़ा गुलाबों की खुशबू इनहेल की। वो मौसमी गुलाब नहीं थे, असल अनाबी गुलाब थे जिनकी खुशबू बासिल को बेहद पसंद थी, जबकि इसमें वो कुछ जस्मीन के फूल भी हमेशा शामिल करवाता। ठीक है, जा सकते हो तुम सिकंदर। बासिल ने उसे नरमी से मुखातिब किया तो वो सर हिलाए वहां से चला गया, और तभी बासिल ने अपने कदम लॉन की सिमत बढ़ाए। फिर वो इसी नीम तारीकी में सयाल हवेली के बैक जीनों की तरफ चढ़ा। ये माहिल पैलेस का पिछला हिस्सा दर हकीकत सयाल हवेली का मेन बागीचा था। एक मेन रास्ता था अंदर जाने का, जबकि एक ये जीने से जो बस अजर सयाल की पढ़ाई वाले कमरे और रहमान सयाल की स्टडी की तरफ जाता। बाकी सयाल हवेली दूसरी तरफ थी। बस बाबा और उनकी बेटी इस तरफ आबाद थे, और बासिल को बस इन्हीं दो से ज्यादा काम होता, तभी वो हवेली के अंदर कम ही जाता था। वो सीढ़ियां खत्म होने पर दो हिस्सों में बटे महमली मोतियों वाले पर्दों को चाक करे अंदर बढ़ा, और पहले ही मोड़ पर अजर का वो कमरा था जहां आजकल वो पाई जाती, यानी उसका स्टडी रूम। वो ज्यादातर खुला ही होता था, क्योंकि वो पढ़ाकू बच्ची आधी जिंदगी अपनी तो इसी कमरे में गुजार कर बड़ी हुई थी। मेरी पढ़ाकू तलवार। वो मुस्कुराकर दरवाजा वाक करते अंदर झांका, जहां वो किताबों के झुरमट में छोटे सिंगल बेड पर तिरछी सीने के बल लेटी थी। तलवार ही थी वो, सिल्क नाइट शर्ट पजामे में मलबूस जवानी के जोबन को छूती सरता पैर तराशी मूरत, तलवार सा बदन, कमर के आधे हिस्से तक बिखरे उसके खुले उलझे स्याह घने बाल, जिनको संवारने का वो वक्त ही ना रखती थी। एक किताब का आधा हिस्सा दाएं गाल तले गाल को पिचकाए हुए था, क्योंकि किताब सख्त और मोटी थी, जबकि हाथ मैट्रेस पर पड़ा था। हथेली मैट्रेस से जुड़ी थी और दूसरा तकिए के नीचे दबा था। बासिल ने गुलाब के बुके से चंद गुलाब की पत्तियां निकाली और कुदरत के सोए शाहकार पर बरसाई। हाँ, जागते में वो बासिल की ऐसी सोच पर भी उसका कत्ल कर डालती। तभी बस वो उसके सोते में ही उसे इस्तेहकाक से देखता या अपने ला यानी अरमान पूरे करता। आखिर को वो उसकी बीवी थी। वो अजर को देखने के लिए कई सालों से जल्दी उठने का ना सिर्फ आदी हो चुका था, बल्कि नमाज का पाबंद भी बन गया था। उसकी एक ही दुआ थी, वो अपने ख्वाब की सच्चाई तक पहुंचे और दूसरा इस लड़की को अपना बनाए, लेकिन ये नामुमकिनात में से थे। वो लगभग 18-19 साल का था तो दो दोस्त खानदानों को मजीद जोड़ने के लिए बासिल का निकाह 12 साल की अजर सयाल से हुआ। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बासिल ने अजर के भाई अमार को मार दिया। बासिल और अमार जिगरी और प्यारे दोस्त थे। दोनों खानदानों के काफ़ी अफराद को यकीन था कि वो एक हादसा था कि अमार पहाड़ से गिरा, क्योंकि बासिल माहिल ने अमार सयाल को नहीं मारा था। वो जानते एक दूसरे की। वो बहुत सच्चे और करीबी दोस्त थे, और जब बासिल को पता चला इसने अपने ही दोस्त को मार दिया है तो वो चंद दिनों में अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। बहुत लंबी अजियत थी वो कि बासिल भी सबके बाद मौत के दहाने पर आ रहा था। और फिर एक फैसला किया गया। नवाब अंजम माहिल ने सयाल वालों को खून बहा अदा किया और अपने दोस्त रहमान सयाल से
बासिल माहिल की रिहाई तलब की, पर किसी को भी बासिल गुनाहगार ना लगता था सिवाय सियाल और उसके चचा के, तभी वो रिहा ना हो सका। फिर भी तमाम लोगों के बाहमी फैसले के बाद बासिल माहिल के लिए तय किया गया कि उसके दुखते दिमाग का कुछ ऐसा इलाज किया जाए कि उसका दिमाग इस हादसे के आसपास या पिछले वाले तमाम वक्त को भूलकर इतनी याददाश्त खो दे, वरना वो मर जाता, क्योंकि वो खुद को अमार का कातिल मानकर आए दिन अपनी जान लेने की कोशिश करने लगा था। उसे एक नई जिंदगी और पहचान दी गई थी। उसे अभी का सब याद था, सिवाय इस दिन से लेकर अपने इब्तदाई 20 सालों की कुछ याद ना था। और उसे कहा गया कि वही गिरा जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। उसे ये तक याद ना था कि उसका अजर से निकाह हुआ, लेकिन बाद में ये सच्चाई उसे बताई गई। पर अजर सबके दबाव में आकर चुप तो हो गई, पर इसने इस कम उम्री के निकाह को तस्लीम ना किया और अपने दिल में बासिल को अपने भाई का कातिल मानकर बैठ गई, क्योंकि इसने कुछ ऐसा देख रखा था जो वो किसी को समझा या बता ना सकती थी। वो बज़ाहिर तो उसके निकाह में थी, लेकिन बासिल से नफरत करती थी। उसकी नफरत ऐसी दिलकश और जानलेवा थी जो बासिल को उसके लिए पागल कर गई, और अब वो जी भर कर नफरत करती थी और बासिल उससे बेइंतहा मोहब्बत। इन बहुत सारे फूलों को वो इस बुके से निकाल कर हर रोज उसके पूरे कमरे में हर तरफ रखता था। आज भी यही कर रहा था। वो खुद गुलाब का फूल थी। ये खुशबुएं और फूलों की सरापे तो उस जान से प्यारी लड़की के आगे कुछ ना थे। इर्द-गिर्द हर जगह गुलाब के फूलों की टहनियां रखते वो एक आखिरी टहनी लिए अजर के पास आया और झुककर उसके सरहाने दबी एक दूसरी किताब पर रख दी। तुम्हें मेरी मोहब्बत और दीवानगी एक दिन जरूर समझ आएगी अजर, फिर वो मेरे जीते जी हुआ या मरने के बाद। तुम्हारी किस्मत अच्छी लड़की। वो उसे हाथ नहीं लगाता था, ये इजाजत उसने अजर को दे रखी थी। वो खुद ही छूती थी, भले नोचने को, धुतकारने को, धकेलने को या उसकी गर्दन दबाने को। वो खुद तब तक इस पर अपने हक नहीं समझ सकता था जिस दिन वो खुद ना कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें अपने शौहर की तरह कबूल किया। वो इतना मेहरबान था कि इसे अपने लम्स की अजियत से रोशनास करवाने से खौफ खाता था कि अगर उसका छूना अजर को तकलीफ दे गया तो वो कभी उसके लम्स में सुख तलाश नहीं कर पाएगी, और वो उसका सुख बनने के लिए पिछले 15 सालों से मर रहा था। तुम्हारी हर नींद सुकून वाली हो मेरी जान। इसे इतना पुरसुकून देखकर वो अपनी सारी बेआरामी भूल गया, और जब इस शख्स की स्याह आंखों में तलब गालिब आने लगी तो वो इस नरम गरम महमिली वजूद को छू ले, इसे अपने सीने लगाकर पूछे कि मुझसे क्यों नफरत करती हो। वो अपनी नजरें संभाल गया। वो बस इतनी ही देर उसके आसपास रहता जब तक वो मोहब्बत और चाह बनी रहे। जब जुनून बनने लगती तो वो खुद को अजर के साए तक से कोसों दूर ले जाता, जैसे इस वक्त वो उसके कमरे की हदूद से बाहर निकलकर सीढ़ियों के किनारे ही खड़ा था जब किसी मेहरबान ने एक जलती सिगरेट उसके सामने पेश की। इस वक्त इसे सिगरेट की शदीद तलब होती है, वो ये मेहरबान मसीहा जानता था। बासिल जख्मी सा मुस्कुराया और वो जलती सिगरेट इस हाथ से हथिया लेते रुख मोड़े खड़ा हुआ तो सामने रहमान सयाल खड़े थे। वैसे तो वो उसके बाबा के जिगरू थे, पर मोहब्बत वो इस बच्चे से भी वैसी ही करते। ये जानते हुए कि अमार उस दिन पहाड़ से कैसे गिरा, वो बासिल से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि शायद वो सच जानते थे। वो अमार का सच जानते थे। बहुत सपोर्टिव सुसर हैं आप बड़ी। बासिल ने सिगरेट को अपने खूबसूरत बड़े होंठों में दबा लेते जोरदार कश लगाते सामने वाली वजीह हस्ती को भी एक बेबस मुस्कुराहट अता की, जिनका चेहरा पल भर इसी के अगले धुएं के गुबार के पीछे धुंधला गया इसके उगले धुएं के गुबार के पीछे धुंधला गया था। वो खुद भी शौकिया स्मोकिंग करते थे, भले इस पर उनकी खूब क्लास होती रहे। बहुत प्यारे दामाद जो हो तुम, सपोर्टिव तो होना पड़ेगा सर जी हमें। मौसम बड़ा रोमांटिक हो रहा है आज। रेस्टोरेंट जाने का बिल्कुल मन नहीं पार्टनर, बताओ क्या करूं। ऊपर से जोजा साहिबा ने भी कहा अकेला करूं एंजॉय मौसम। बिल्कुल अपनी बेटी पर गई है माहा, खड़ूस और नॉन रोमांटिक। वो तबीयत के इतने शौक थे कि बासिल उनके पास 2 मिनट रुके तो हशाश बशाश हो जाता था, जैसे इस वक्त वो सर्द आहें भरते बासिल को मुस्कुराहट बख्श गए, वो भी इस मौसम से कहीं दर्जे हसीन वाली। बेटी माँ पर जाती है बड़ी, ना कि माँ बेटी पर। मेरे साथ अगर मौसम एंजॉय करना चाहे तो मैं अवेलेबल हूँ आज। बासिल और रहमान जीने उतरते इस वक्त लॉन में आ चुके थे।
दोनों ही शौकिया सिगरेट की कश मारते हुए अच्छे भले मौसम को आलूदा करने में पेश पेश थे। दोनों लगभग एक जितने कदावर थे और मसल्स भी अच्छे भले बना रखे थे। हैं सर जी, आपको कहाँ फरागत मिल गई? क्या इस्लामाबाद के सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए? रहमान सियाल की उसके मुंह की जानिब दीदे गाड़ कर आया की हैरत पर इसे हंसी आ गई, पर जनाब ने पुरएतमाद होकर हल्की पार दबा ली। गहरा मुस्कुराने के बीच बासिल के दाएं गाल पर एक गड़ा सा नमूदार होता जो उसके चेहरे को और खूबसूरत बना देता। वो घनी बाहें रखता था, चेहरे पर बड़ी शेव थी, ज्यादा फेशियल हेयर्स रखने उसे पसंद न थे, तो अक्सर क्लीन शेव रहना भी उसे अच्छा लगता। सर के बाल बहुत घने और खूबसूरत थे, क्योंकि जितना उसका सर खपाने वाला प्रोफेशन था, इसी लिहाज से इमन उसके बालों का समेत बहुत ख्याल रखती। इमन और माहा दोनों ही प्योर देसी खवातीन थी, जिनको अपने शोहर और बच्चों का अपने साथ ख्याल रखना, घर सजाना, मिलकर ड्रामे देखना, गॉसिप्स करना और घर रहना पसंद था। प्योर मशरकी माएँ, प्यारी और दिलारी। पकड़े नहीं गए पर डर गए हैं, बिल में घुस गए तो सोचा अपनी दहशत का जश्न मना लूं आज। वो भी तो बाकमाल हिस्स रखता था सामने वाले को लाजवाब करने की। सामने फिर उसको चाहने वाले हों, फिर तो लुट जाते थे। जैसे ये शख्स जो न जाने क्यों बासिल से अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता था। शायद वो बासिल में अमार को देखते या फिर कोई और वजह थी, ये तो वक्त आने पर पता चलता। आए हाय, आपकी दहशत सर जी, बंदा बंदा कांपता है। चलो फिर इस हसीन सी सुबह में हसीन सा आउटडोर नाश्ता बनाते हैं यही लॉन में। लकड़ियों और कोयलों पर चढ़े मट्टी के देचके में पकती निहारी, वाह वाह वाह। आज सियाल और माहिल वालों को सरप्राइज देते हैं अपनी क्वालिटीज के जौहर दिखाकर। जहाँ ये रिटायर एएसपी साहब बहुत खूबसूरत दिल रखते थे, वहीं आजकल पार्ट टाइम अपना खुद का रेस्टोरेंट चला रहे थे और खुद भी एक ओल्डी गोल्डी शेफ थे। सच कहें तो पुलिस में वो बस अब्बा जी के दबाव पर आ गए। वो होता है ना, बाप दादा से एक ही पेशा चला रहा हो तो नौजवान औलाद फंस जाए, बस ऐसा ही कुछ हुआ था। वरना असल में रहमान साहब में शेफ बनने के जरासीम थे, लेकिन अब अजर बिल्कुल किसी दबाव के इस फील्ड में जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जरा गुंडी वाली थी। बकौल रहमान सियाल के वो उनकी बीवी माहा पर गई थी। रहमान और माहा का बड़ा बेटा अमार था, जब दुनिया में ना था, जबकि मंजली अजर सियाल थी, जो पढ़ाकू अपने कैरियर के आखिरी मरहलों में थी। जबकि उसके बाद अल्लाह ने माहा और रहमान को वारिस सियाल अता दिया था, जो अब लगभग 20 साल का था। जबकि सियाल फैमिली में इसके अलावा और कोई ना था। रहमान के बड़े भाई तबरेज सियाल थे, मगर जब रहमान ने अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया तो वो कुछ वक्त बाद नाराज होकर रहमान से अलग होकर अपनी बीवी रोहा के साथ मलाइशिया शिफ्ट हो गए। उनकी एक ही बेटी थी रमला सियाल, जो बारिश की ही हम उम्र थी। वो लोग 15 साल से वापस नहीं आए थे, क्योंकि उनके बकौल माहिल खानदान से जब तक रहमान और माहा का ताल्लुक रहेगा वो वापस नहीं आएंगे। और रहमान सियाल ने अपने भाई को खुद से अलग कर दिया, पर दोस्त को ना होने दिया, और इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। निहारी, शर्म कर जा, सुबह सुबह निहारी खाकर सारा दिन नींद ना जाएगी किसी की। ये हमें नशे वशे के इल्जाम में अंदर करवाएगा। और तुम मेरे बड़े सपूत, वैसे तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता किसी के लिए, अब सुबह सुबह इस बोंगे के साथ खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हो। ये जॉगिंग करके वापस आते नवाब माहिल अंजम थे, जो अपने यार के साथ अपनी ही औलाद भी बर्दाश्त ना करते थे। टू मच पॉजेसिव। मतलब सब कहते थे रहमान और अंजम दोस्त कम यकजान भाई ज्यादा हैं। वो दोनों ही फिट और हैंडसम से माहिल अंजम को देखने लगे, जो मिजाज के थोड़े गर्म थे। अभी जिम करके आए थे तो भीगा भीगा तपा हुआ माहौल था। मैं तो बस मौसम देखने आया था, गप्पे हाँकना औरतों का काम होता है बाबा। बासल ने सिरे से खुद को अलग पेश करते सफाई दी, तो रहमान इससे घूरे कि सिगरेट छुपा, क्योंकि इस वक्त माहिल अंजम की नजरें दोनों के हाथ में शान से सुलगते सिगरेट पर रकाबी अंदाज में जमी थी, और दूसरा हाथ अब शूज की तरफ जाने वाला था। माहिल अंजम को सिगरेट पीने वालों से सख्त चिढ़ थी, क्योंकि वो खुद एक लंग स्पेशलिस्ट थे, पर अपने ही नाक तले बेटा और यार ये जहर शौक से फेफड़ों के अंदर उंडेलते थे बिना शर्म खाए। और ये चर्सियों वाले काम किस खुशी में हो रहे हैं लोफरो? मैं जिम करके आया हूँ, इसलिए बॉडी अकड़ी हुई है, शूज तक हाथ नहीं जाएगा। नहा कर आता हूँ, जरा तेल की मालिश कर लूँ, फिर इसी जूते से तुम दो की धुलाई करता हूँ। वेट एंड वॉच। माहिल अंजम के कड़े तेवरों की कहाँ किसे परवाह थी।
दोनों ढीठ आगे से मजे लेते नजर आए। ठीक है, आ जा नहा के, तुझे निहारी खिलाकर हमने हिलने काबिल भी नहीं छोड़ना, फिर ख्वाब में करना तो हम दो की धुलाई। पीछे से रहमान सियाल की हाँक सुने जहां बासिल मुस्कुराया, वहीं माही लंजम ने लानत का इशारा देकर बिना बोले महफिल लूट ली। बासिल हंस पड़ा तो रहमान मुतज़ब्ज़िब हुए। सर जी, बड़ी की बेइज्जती पर हंसा ना करे, आ जाओ निहारी बनाते हैं, मैं सेटअप लगाता हूँ, तुम जरा मसाले और बाकी चीजें पकड़ लाओ अंदर से। शाह साहब वाकई सीरियस हो चुके थे और बासिल को अब अपनी छुट्टी बावर्ची बनकर गुजरती महसूस हो रही थी। जबकि आधे घंटे में जहां अंधेरा मुकम्मल गायब होकर हसीन सी अबरआलूद सुबह छाई, वही लॉन की काहरी बारबेक्यू कॉर्नर की तरफ देसी अंदाज में लकड़ियों के चूल्हे पर रखे मट्टी के देचके में जबरदस्त किस्म की निहारी बनना शुरू थी। बासिल ने खुद तो मदद ना की, पर इसने सियाल हवेली के मुलाजमीन से सब काम निगरानी में करवाया, सारी चीजें बाहर मंगवाई और खुद वो बस उन्हें कंपनी देने को वहीं आसपास छोटी छोटी बातें किए टहलता रहा। जबकि कुछ कुछ देर में नजरें अजर के कमरे की खिड़की पर जा टिकाता, और फिर वो इसी जानिब देख रहा था जब खिड़की खुली और अजर ने वो सारे फूल इकट्ठे करके बाहर लॉन में बेदर्दी से फेंक दिए। वो अजर सियाल थी जिसकी हर सुबह आंख अपने कमरे में हर तरफ रखे फूलों की खुशबू से खुलती थी। वो फूल बासिल माहिल की मोहब्बत थे, जिन्हें हर रोज वो खिड़की से बाहर फेंक देती थी, और वो लॉन में टहलता अपनी मोहब्बत के इजहार की मुस्कुराकर तौहीन सहता था। बासिल ने एक नजर लॉन में गिरे इन फूलों को देखा, जिनकी पत्तियां गिरते ही टूटकर जा बजा तर घास पर बिखर गई। फिर इसने ऊपर खिड़की में खड़ी अजर को देखा, जिसकी आंखों में हकारत थी, मुझी काहेजी थी, सरूर था। बासिल माहिल की ये तौहीन सिर्फ वही सहता था और कोई नहीं। वो ब्लैक ढीले से पजामे और ओवरसाइज शर्ट में जाजिब लग रहा था। बेतरतीब, कमीना था, बहुत खूबसूरत, क्रश मटेरियल, ऊपर से लड़कियां जिस मर्दाना वजाहत पर मरती, इसमें सब कूट कूट कर भरा था। वो अपने मसल्स छुपाने या बाजियां ना करने को अक्सर घर में यूं ही ढीले ढाले कपड़ों में घूमता। चप्पल पैरों में पहने उसकी टीम के लोग इसे प्रोफेशनल से हटकर यूं देखते तो हैरान रह जाते, क्योंकि वो जब अपने काम पर होता तो लोग इसकी वजाहत और चाम के आगे अपनी तमाम तर खूबसूरती के बोने लगते। वो अपनी लुक्स का ख्याल भी बहुत रखता, क्योंकि उसके पास ईमन जैसी अम्मा थी जिन्हें वो चमकता चांद चाहिए था। वो अजर को यूं देखता था जैसे वो उसके लिए कुदरत का तोहफा हो। वो उसका सुकून थी, वो उसे देख देख कर जीने लगा था। पर वो बासिल की ऐसी नजरों से भी चिढ़ती थी। इतनी जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरता है तो क्या मार ही डालोगी इसे। वो बाबा की रूहान सी ड्रामाई आवाज पर बासिल पर से अपनी पथरीली भूरी आंखें हटाकर उनको भी वैसा ही घूरने लगी जो बने देसी शेफ थे, और जागा उनके अंदर सस्ता गालिब था। बासिल ने अपने हक में बोलते बड़ी को एक थकी मुस्कुराहट इरसाल की। आप निहारी बनाए डैडी, नमक तेज हुआ ना तो मैं कीड़े निकालूंगी, याद रखिएगा, वो भी गंदे मुंह के साथ। रही बात इसके मरने की, 100 नफल पढ़ूंगी, ये बस नीयत तो करे। और तुम्हें कितनी बार कहा है बासिल माहिल, मेरे हाथों फूलों की इंसल्ट करवाना छोड़ दो। 100 ढीठ मरे होंगे तब तुम पैदा हुए होगे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होती ऐसे लोगों में। हाँ। वो अव्वल हफासी रहमान सियाल से मुखातिब हुई, फिर तोपों का रुख इस बेचारे मस्कीन आशिक की जानिब हुआ, जिसने ये लान तान भी तमगे की मानत सुनी। वो खिड़की से चली गई और बासिल ने कदम बढ़ाते झुककर एक अध बच जाता फूल उठाया और सीधा हुआ। वो 6 फीट से भी ऊपर निकलता कद रखता था। उसके झुकने पर ऐसा लगा पूरी दुनिया झुक गई थी। वो यूं जब जब दुख से मुस्कुराता, ऐसा लगता पूरी कायनात मिलकर चाहती है उसको उदास करने वाले को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। वो कायनात को इतना प्यारा शख्स यहाँ बेकदरी की मार झेल रहा था, इस लड़की के हाथों जो जानती ही नहीं थी कि वो क्या है, वो क्यों है, और अल्लाह ने उसके नसीब में बासिल माहिल को क्यों लिखा है। अभी तो वो इस पर मातम करती थी, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, मातम अपना रुख बदल लेते हैं और पता भी नहीं चलता। जी जनाब, तो धमाकेदार स्टार्ट हो चुका है। मैंने बोला था निकाह होगा, लेकिन वो आई एम सॉरी, लेकिन वो थोड़ी एपिसोड के बाद होगा।
تو کیسا لگا کل آپ کو ملواؤں گی میں ہمارے دوسرے ہیرو یعنی اورحان کے قصے کہ وہ کیسا ہے، اس کے چھوٹے سے بیبی کے ساتھ بھی ملوائیں گے۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، سیکنڈ ایپیسوڈ میں۔ ناول روز ہی آئے گا، ہفتے میں 5 سے 6 ایپیسوڈ لازمی دیا کروں گی انشاءاللہ 5 تو لازمی ہوں گی۔ تو کیسی لگی آپ کو پہلی ایپیسوڈ دھماکہ تھی، مجھے تو دھماکہ لگی، آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، اور ساتھ نبھانا بالکل مت بھولیے گا، اچھے کمنٹس کریں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔